नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित जीएस एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के महान्यायवादी की, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है और इसे शॉर्ट में एजी कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो महान्यायवादी है वो संघ की कार्यपालिका का अंग होता है, और मैंने बताया था कि संघ की कार्यपालिका में किस किस को शामिल किया जाता है, तो राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है। दूसरा मैंने बताया था उपराष्ट्रपति को शामिल किया जाता है। तीसरा मैंने बताया था प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को शामिल किया जाता है। और चौथा मैंने बताया था महान्यायवादी को शामिल किया जाता है। और इन चारों में हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो महान्यायवादी है उसे इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है कि महान्यायवादी के पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 76 में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें हम, एक क्वेश्चन बनता है भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील किसे कहा जाता है, तो महान्यायवादी को कहा जाता है। और भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी भी किसे कहते हैं, महान्यायवादी को कहते हैं। इसका मतलब ये है वकील का काम क्या होता है, केस की पैरवी करना। और ये किसके केस की पैरवी करता है, तो भारत सरकार के केसों की पैरवी करता है। किसमें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। इसीलिए इसे भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कहते हैं, या इसीलिए इसे भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कहते हैं, क्योंकि सरकार को विधिक मामले में सलाह देने का काम भी कौन करता है, महान्यायवादी करता है। नेक्स्ट बात करूँ मैं इसमें कि जो महान्यायवादी है उस महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और किसकी सलाह पर करता है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये है, यदि महान्यायवादी अपना त्यागपत्र देता है तो वो किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। और मैंने बताया है कि जो महान्यायवादी होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करता है। इसका मतलब यह है जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक महान्यायवादी पद पर रह सकता है। दूसरी बात, यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है, ऐसी स्थिति में महान्यायवादी को भी अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। उसका कारण यह है क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की ही सलाह पर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को महान्यायवादी बनाता है। और जब ये मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ही त्यागपत्र दे देंगे तो महान्यायवादी को भी क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें, महान्यायवादी का कार्य क्या होता है, तो भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह प्रदान करता है। इसका मतलब यह है विधिक या कानूनी मामलों में सलाह देने का काम कौन करता है, भारत सरकार को महान्यायवादी करता है। दूसरा, जो महान्यायवादी होता है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने बताया था कि सरकार के केस की पैरवी करता है। कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। जैसे कि हमारे केसों की पैरवी हमारा वकील करता है, वैसे सरकार के केसों की पैरवी कौन करता है, तो महान्यायवादी करता है। दूसरा, महान्यायवादी की जो योग्यता होती है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 124 के थर्ड में दी गई है। महान्यायवादी की जो योग्यता है उनमें सबसे पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो। ये जरूरी नहीं है कि जन्म से नागरिक हो, लेकिन जिस समय पर पद ग्रहण कर रहा है उस समय पर भारत की नागरिकता होनी चाहिए। दूसरी योग्यता कि हाई कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, या हाई कोर्ट में 10 वर्ष क्या रहा हो, अधिवक्ता, मतलब एडवोकेट या वकील रहा हो। इन दोनों में से कोई एक योग्यता उसके पास होनी चाहिए। तीसरा है कि राष्ट्रपति की नज़र में कानून का उच्च कोटि का क्या हो, ज्ञाता हो। ये सभी योग्यता किसकी होती हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की होती हैं। और जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की होती हैं वही योग्यता भारत के महान्यायवादी की होती है ना। तो पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, या किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो। और तीसरी योग्यता क्या है इसमें, कि राष्ट्रपति की नज़र में उच्च कोटि का ज्ञाता हो। यदि इनमें से कोई एक योग्यता उसके पास है तो उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम, महान्यायवादी होता है वो संसद या मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि महान्यायवादी न ही तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। नेक्स्ट बात करें, महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि महान्यायवादी भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखता है। नेक्स्ट बात करें, महान्यायवादी का वेतन कौन निर्धारित करता है, तो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। और इसका वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो भारत की संचित निधि से इसका वेतन दिया जाता है। और मैंने बताया था कि जो भारत की संचित निधि है इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 266 में है। और मैंने ये भी बताया था कि इस भारत की संचित निधि पर जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है, संसद का होता है। नेक्स्ट बात करूँ मैं
कि महान्यायवादी की सहायता के लिए एक अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की गई है जिसे सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। एक प्रकार से हम इसे उप महान्यायवादी कह सकते हैं। काम के भार को देखते हुए एक अन्य व्यक्ति को इसकी सहायता के लिए नियुक्त किया गया जिसे सॉलिसिटर जनरल या उप महान्यायवादी कहते हैं। दूसरा कि इस सॉलिसिटर जनरल के पद का प्रावधान संविधान में कहीं भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि संविधान में सॉलिसिटर जनरल जैसा कोई भी पद नहीं है। इसको सृजित किसने किया? तो भारत सरकार द्वारा सृजित किया। सृजित का मतलब है एक नया पद लेकर आई थी। कौन? भारत सरकार। जिसे क्या कहते हैं? सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। और किसकी सहायता के लिए? तो महान्यायवादी की सहायता के लिए। दूसरा कि अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। जैसे कि कौन सा अधिकार है? अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी को बिना मतदान के, मतदान का मतलब होता है बिना वोट के, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। दूसरा अधिकार क्या है? कि संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है और बोल सकता है, और उसको संबोधित करने का भी अधिकार होता है। किसको? महान्यायवादी को। ये अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए? तो अनुच्छेद 88 में दिए गए। लेकिन मतदान नहीं कर सकता। मतदान किस पर नहीं कर सकता? तो मैंने बताया था संसद जो होती है उसके संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होती है और दूसरी राज्यसभा होती है। जब कोई विधेयक आता है तो वो दोनों सदनों से पारित कराना होता है। और उस विधेयक को पारित कैसे किया जाता है? तो यदि लोकसभा से उसे पारित किया जा रहा है तो लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो उस पर क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं, मतदान करते हैं। लेकिन वोट करने का अधिकार उसी व्यक्ति को होता है जो उस सदन का सदस्य होता है। और मैंने अभी बताया महान्यायवादी न ही तो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है और न ही संसद का सदस्य होता है, इसलिए इसे संसद में मतदान करने का अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन संसद में बैठ सकता है, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, और संसद को संबोधित करने का भी अधिकार होता है। किसमें? अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी को। नेक्स्ट बात मैं करूं कि महान्यायवादी जो होता है उसको अगर निजी केस की पैरवी करनी है तो उसके लिए किसकी अनुमति लेनी होगी? तो भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी। मैंने बताया था महान्यायवादी की योग्यता होती है कि वो 5 वर्ष किसी भी हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष किसी भी हाईकोर्ट में अधिवक्ता रहा हो। इसका मतलब है उस समय का यदि कोई केस महान्यायवादी से जुड़ा हुआ है और उसकी पैरवी करनी है उस महान्यायवादी को, तो उसकी पैरवी से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। किसकी? भारत सरकार की। दूसरा है कि जो महान्यायवादी है वो सरकार के विरुद्ध कोई पैरवी नहीं करेगा। इसका मतलब है सरकार के विरुद्ध जाकर किसी भी केस की पैरवी नहीं करेगा। और दूसरा, सरकार के विरुद्ध कोई भी सलाह नहीं देगा। दूसरी बात करूं मैं कि जो भारत के प्रथम महान्यायवादी हैं वो कौन है? तो MC सीतलवाड़ है। और सर्वाधिक समय तक महान्यायवादी के पद पर भी कौन रहे हैं? तो MC सीतलवाड़ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। दूसरा है कि जो भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं जिनका नंबर कैमा है, तो 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं। कौन है? तो R वेंकटरमणी हैं। और इनसे पहले, इसका मतलब ये है कि भारत के 15वें महान्यायवादी कौन थे? तो KK वेणुगोपाल थे। और मैंने बताया था महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। और वर्तमान में जो सॉलिसिटर जनरल है वो कौन है? तो वो तुषार मेहता है। इस वीडियो में इतना ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। अंकित GS एकेडमी की टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें और वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी।